एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस पे। देखिए, आज के सेशन में हम लोग मनी के ही भाग को आगे पढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा मनी को लेके। इसमें सारे हम करंट के इश्यूज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हमारा सफर शुरू कहाँ से हुआ था? हमारा मनी का सफर शुरू हुआ था बार्टर सिस्टम से। हम लोगों ने सबसे पहले जाना था बार्टर सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने जाना था बार्टर के बाद हम लोगों ने जाना था मेटेलिक मनी के बारे में। मेटेलिक मनी के बारे में बाद में हमने जाना था पेपर मनी के बारे में। पेपर मनी के बारे में हम लोगों ने उसके बाद पेपर के बाद हम लोगों ने जाना था बैंक मनी के बारे में। बैंक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, प्लास्टिक मनी, ये सब चीजें हमने की। प्लास्टिक मनी हमने की। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके नेक्स्ट और लास्ट पड़ाव की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। नाम क्या है? क्रिप्टो करेंसी। तो आज के सेशन में हम लोगों को क्रिप्टो मुद्राओं के बारे में जानना है। नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पता नहीं होगा कि क्रिप्टो होता क्या है। नाम बहुत सुना होगा आपने, बिटकॉइन, डॉजी कॉइन, लक्ष्मी कॉइन, ये नाम बहुत सुने हैं, लेकिन अपने को पता नहीं है कि ये क्या होता है। तो आज के सेशन में हम लोगों को यही समझना है कि ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आप लोगों को कि मेटेलिक मनी में हमने दो बातें जानी थी कि फुल बॉडीड कॉइन क्या होता है और टोकन कॉइन क्या होता है। पेपर करेंसी में हम लोगों ने बात की थी कि लीगल टेंडर किसको कहते हैं और नॉन लीगल टेंडर किसको कहते हैं। साथ में जाना था कि फिएट मनी किसको कहते हैं। ठीक है, ये बातें हमने जानी थी। बैंक मनी में हम लोगों ने चेक की बात की थी और डीडी की बात की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी में हम लोगों ने आरटीजीएस समझा था क्या होता है, कैसे होता है। नेफ्ट के बारे में जाना था हम लोगों ने और आईएमपीएस के बारे में जाना था हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद कुछ कार्ड्स पढ़े थे प्लास्टिक मनी में हम लोगों ने, जिसमें से हमने एनसीएमसी वगैरह करंट के अंदर जो कार्ड्स चल रहे हैं हमने उनकी बातें भी कर ली थी। आज के सेशन में लेट अस स्टार्ट विद क्रिप्टो करेंसी कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। उससे पहले आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट एसएससी टीयर 1 की टेस्ट सीरीज के लिए परेशान हो रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। परचम क्लासेस आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्लान विद एनालिसिस लेके आया है। आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। एनरोलमेंट ऑलरेडी ऐप पे स्टार्ट हो चुका है, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपनी तैयारी को और पक्का और बेहतरीन कर लीजिए। तो क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है उसको समझिए। देखिए, क्रिप्टो का मतलब होता है वहम यानी भ्रम। हमको एक धोखा है कि हमारे पास करेंसीज हैं बट वो होती नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैंने कहा कि मेरे पास 2000 का नोट है, वो 2000 का नोट आई कैन शो यू, मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप लोग उसको छू सकते हैं, मैं उसको छू सकती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास 2000 बिटकॉइंस हैं और आप कहेंगे कि मैम दिखाइए, मैं नहीं दिखा सकती। मैं मोबाइल का अकाउंट खोलूंगी और दिखाऊंगी कि देखो ये रहा। आप उसको छू नहीं सकते, मैं उसको छू नहीं सकती। इसलिए हम क्या कहते हैं, वो कैसी करेंसीज होती हैं? वो वर्चुअल करेंसी होती है। कैसी करेंसी होती है? वर्चुअल करेंसी होती है, या हम कहें डिजिटल करेंसी होती है। आप उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही देख सकते हो। हकीकत में आप उसको 2000 के नोट की तरह, 100 के नोट की तरह, 500 के नोट की तरह, हमारी फिजिकल करेंसी की तरह हम उनको टच नहीं कर सकते। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, वो काल्पनिक मुद्रा यानी वर्चुअल करेंसी होती है। हिंदी वाले एस्पिरेंट्स इसको क्रिप्टो मुद्रा कहेंगे और अंग्रेजी वाले क्रिप्टो करेंसी कहेंगे। ये ऐसा दिखाई देता है कुछ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ऐसी दुनिया के अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं, आपने कुछ के नाम भी सुने होंगे। एक तो बिटकॉइन तो बड़ा फेमस हो रखा है, आप सब लोगों ने सुना है। उसके साथ ही जो मार्क जगरबर्ग है, उन्होंने डॉजी कॉइन चलाया था। ठीक है, ऐसे ही एक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा है, एक क्रिप्टो करेंसी लक्ष्मी कॉइन है, एक क्रिप्टो करेंसी SOV है, एक क्रिप्टो करेंसी पेट्रो है। अलग अलग तरीके की क्रिप्टो करेंसीज चलती हैं। मतलब इन सब में एक ही चीज कॉमन है, दैट यू कैन नॉट टच देम। आप इनको छू नहीं सकते। छू नहीं सकते इसका मतलब क्या है कि हम इसको सिर्फ देख सकते हैं। आप डिजिटली उसको शो कर सकते हो कि देखिए, जैसे हम शेयर को डिजिटली शो करते हैं ना कि देखिए मैंने इतने शेयर खरीद रखे हैं, आप बस उनको डिजिटली शो कर सकते हो, आप उनको छू नहीं सकते। क्योंकि अब कौन से अकाउंट्स में बात बनती है, अब डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट आ गए हैं, डीमैट अकाउंट आ गए हैं। पहले क्या होता था, आप लोग शेयर खरीदते थे तो आपको एक कागज मिलता था, आपको पेपर मिलता था।
आपको फिजिकल फॉर्म में वो शेयर्स मिलते थे, आप उसको अपनी फाइल में लगा के रखते थे। लेकिन अब क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, यानी एक डीमैट अकाउंट होता है और उस डीमैट अकाउंट में आपके इतने रुपए डिडक्ट हो गए और इतने शेयर्स आप लोगों ने खरीद लिए, रिलायंस के, वॉलमार्ट के, अलग अलग कंपनीज के आपने इतने शेयर्स खरीद लिए। ऐसे ही ये क्रिप्टो करेंसी होती है। इनको क्यों हम वर्चुअल कह रहे हैं, बिकॉज ये काल्पनिक है, आप इनको छू नहीं सकते फिजिकल एसेट की तरह, फिजिकल करेंसीज की तरह। ठीक है, तो एक शब्द हमको समझ आ गया कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो वर्चुअल करेंसी होती है। ये स्टोर कैसे होती है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर होती है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है इसको समझिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है इसको जानते हैं। जैसे हम जीमेल पे, फेसबुक पे अपनी आईडी बनाते हैं ना, ऐसे ही जो व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करना चाहता है वो अपनी आईडीज बनाएगा, या मैं कह दूं वो अपने ब्लॉक्स बनाएगा, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रिप्टो में काम करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने पायल.गुप्ता नाम से अपनी एक आईडी जनरेट कर दी। ठीक है, ये एक आईडी जनरेट हो गई, या मैं कह दूं ये एक ब्लॉक जनरेट हो गया। इस तरीके से मान लीजिए किसी और इंसान को क्रिप्टो करेंसीज के अंदर व्यापार करना है, मान लीजिए रिचा नाम से एक आईडी और जनरेट हो गई, फिर मान लीजिए पूजा नाम से एक आईडी और जनरेट हो गई, फिर मान लीजिए निखिल नाम से एक आईडी और जनरेट हो गई। यानी ये क्या हुआ, ये सब लोग वो हैं जो इसमें व्यापार कर रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पैसा लगाना चाह रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज को परचेज करना चाह रहे हैं, ये सब वो लोग हैं। या मैं कह दूं ये चारों एक ब्लॉक है, ये चारों ब्लॉक्स हैं। रिचा का अलग ब्लॉक है, पूजा का अलग ब्लॉक है, निखिल का अलग ब्लॉक है, पायल का अलग ब्लॉक है, और ये सारे की सारी आईडीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पायल ने अगर 2 बिटकॉइंस खरीदे हैं तो इस पूरी चेन को पता लगेगा कि मैंने क्या किया है। अगर मैंने कुछ बेचा है तो पूरी चेन को पता लगेगा कि मैंने क्या बेचा है। यानी कहने का भाव क्या है कि ब्लॉकचेन का मतलब क्या है, जितने भी लोग अपनी आईडीज बना के इसमें व्यापार कर रहे हैं उन सबके ब्लॉक्स बन जाते हैं, उन सबके ब्लॉक्स बन जाते हैं, उन सबकी आईडी एक दूसरे से नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड हो जाती है, जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें डाटा बहुत ही सिक्योर रहता है, उसको लीक करना बहुत मुश्किल है, डाटा बहुत सिक्योर रहता है, इसको ट्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहता है। इट इज अ सिक्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ये क्या है, ये एक डेटाबेस है जहां पे सबका डाटा इकट्ठा हो रहा है। दैट मेंटेन्स अ कॉन्टिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन। ये डेटाबेस के अंदर किस चीज का डाटा है, ये सारे रिकॉर्ड्स को, ट्रांजैक्शंस को उसके रिकॉर्ड रखता है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, ओल्ड एंट्रीज जितनी भी हैं, अब जैसे दुनिया के अंदर बहुत सारे नए नए लोग जो है वो व्यापार के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप पुराने डाटा को, पुरानी एंट्रीज को डिलीट नहीं कर सकते, और न्यू एंट्रीज भी आपको दिखाई देंगी कि और कितने लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आप सब लोगों को वो दिखाई देगा। ठीक है, ओल्ड एंट्रीज को डिलीट नहीं कर सकते और न्यू एंट्रीज जो है वो आपको शो होती रहेंगी। 2009 में, अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस बिटकॉइन की शुरुआत कैसे हुई। 2009 में क्या हुआ, जापान का एक आदमी था जिसका नाम था सतोशी नाकामोतो। नाम क्या है, सतोशी नाकामोतो। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। ये एक एनार्किस्ट ग्रुप था। एनार्किस्ट ग्रुप क्या होते हैं, वो लोग जिनके सरकार में या देश के प्रशासन में जिनको विश्वास नहीं रहता है। इनका एक एनार्किस्ट ग्रुप था और उन्होंने अपनी ही एक नई करेंसी निकाल दी जिसको नाम दे दिया क्रिप्टो करेंसी, या जिसको नाम दे दिया बिटकॉइन। ठीक है, इन्होंने उस करेंसी को नाम क्या दे दिया, बिटकॉइन। और इस तरीके से दुनिया के अंदर इसको फैलाते 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 चले गए। इन्होंने कैसे इस पे काम किया, कैसे इसको इजाद किया, उसको समझो। बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड से, या मैं कहूं बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, इस रूम से भी ज्यादा बड़े बड़े कंप्यूटर से कुछ एल्गोरिदम सॉल्व किया गया, कुछ एल्गोरिदम सॉल्व किया गया, और रिवॉर्ड के तौर पे, इनाम के तौर पे आपकी आईडी में एक इस तरीके से एक सिंबल जनरेट हुआ और इसको नाम दे दिया, ये क्या है, ये बिटकॉइन है। सबसे पहले किसने किया ये काम, सबसे पहले सतोशी नाकामोतो नाम के व्यक्ति ने इसको जनरेट किया, सतोशी नाकामोतो। इस वजह से बिटकॉइन का जो फादर है वो सतोशी नाकामोतो को ही कहते हैं। ठीक है, कि हु इज द फादर ऑफ बिटकॉइन, सतोशी नाकामोतो, जो एक जापानीज व्यक्ति है। आज तक कोई इनसे मिला नहीं, कौन है, कैसे है, किसी को नहीं पता, बट बोलते हैं ऐसा कि सतोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन को स्टार्ट किया था। अब होता क्या है,
अब मान लीजिए आपको ये बिटकॉइन खरीदना है, आप कैसे खरीदेंगे? पहला तरीका तो ये है, आप भी बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड्स का यूज करके एल्गोरिदम सॉल्व करें, आपके अकाउंट में बिटकॉइन आ जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि 25 से 30 जो स्टार्टिंग में कुछ लोग थे, इनकी जो पूरी टीम थी, इन्होंने बिटकॉइन जनरेट किए। अब आप इनको क्या कह रहे हो कि हमारा रुपया ले लो और हमको बिटकॉइन दे दो, आपके पास बिटकॉइन पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका बिटकॉइन को माइन करने का, बिटकॉइन को कमाने का। आपने क्या किया, अपना रुपया इनको दे दिया और इनसे बिटकॉइन ले लिया। तीसरा तरीका क्या है, मान लीजिए ये एक दुकान वाला है, ये एक शॉपकीपर है, इसके पास कुछ ड्रेसेस हैं, हम लोग इससे ड्रेस खरीदने गए और हमने इसको क्या कहा कि हम बिटकॉइन में आपको पेमेंट करेंगे, हम बिटकॉइन में आपको पेमेंट करेंगे। यानी गुड्स और सर्विसेज के बदले किसी को बिटकॉइन मिल सकता है, या फिर पैसे के बदले किसी को बिटकॉइन मिल सकता है। भाई आप कहे कि मुझसे डॉलर ले लो, मुझसे यूरो ले लो, मुझसे युआन ले लो, मुझसे येन ले लो, मुझसे रूपी ले लो और मुझको बदले में बिटकॉइन दे दो, तो इसके बदले में भी बिटकॉइन मिल सकता है। इस तरीके से बिटकॉइन फैलता 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 दुनिया के अंदर फैलता चला गया, बहुत फास्ट तरीके से ये फैला। 2009 में इसकी स्टार्टिंग हुई और आप देखेंगे कि 2012 तक जो बिटकॉइन है बहुत तेजी से फैलने लगा था। 2012 तक ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अपनी जगह बना चुका था और बीच में 2020 के आसपास इसके जो दाम थे वो लगभग एक बिटकॉइन की कीमत जो है वो 46 लाख पहुंच गई थी। 46 लाख एक बिटकॉइन की कीमत, आप समझ सकते हो कि कितनी हाई डिमांड इसकी हो गई, जिसकी वजह से इतना महंगा होता चला गया था। ठीक है, 1 बिटकॉइन बराबर 46 लाख, यू कैन अज्यूम कि कितना ज्यादा हाईली डिमांडेड ये करेंसी हो गई थी। इसकी वजह क्या थी, इतना ज्यादा हाईली डिमांडेड था बिकॉज ये बहुत ज्यादा फास्ट था, लोगों के अंदर नया नया क्रेज हो रहा था कि कुछ नई करेंसी है और उसकी डिमांड बढ़ती चली गई, तो इसके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे कि मैंने 10 लाख का खरीदा और 10 लाख 2 ही दिन में मेरे 50 लाख के बराबर हो रहे थे, तो लोगों ने इसको और ज्यादा परचेज करना शुरू कर दिया और इस तरह बढ़ते 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 बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो तेजी से बढ़ती चली गई। ठीक है, तो अब इंडिया के अंदर इसका क्या स्टेटस है हम उसको देख लेते हैं, कुछ और डिटेल्स हमको इसके बारे में जाननी है वो भी देखते हैं। 2009 में बिटकॉइन की जो है वो शुरुआत होती है और पूरी दुनिया में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्या ये अनलिमिटेड है, बिल्कुल नहीं, 21 मिलियन बिटकॉइन पूरी दुनिया के अंदर है। जैसे आपका एक रुपया जो है किसमें टूटता है, हमारा 1 रुपी किसमें टूटता है, 100 पैसे बराबर होता है, 1 रुपी बराबर 100 पैसा होता है। ऐसे ही एक बिटकॉइन बराबर 10 की पावर 8 सतोशी के बराबर होगा। 10 की पावर 8 सतोशी, इस डिनोमिनेशन में इसको तोड़ा जाता है। जैसे 1 रुपी बराबर 100 पैसे, ऐसे एक बिटकॉइन बराबर 10 की पावर 8 सतोशी। और पूरी दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, इससे ज्यादा जनरेट नहीं होंगे। अब बस ये आपस में ट्रांसफर होते जा रहे हैं कि मैंने मेरे बिटकॉइन आपको बेच दिया, आपने अपने बिटकॉइन किसी और को बेच दिया, बस अब इसी तरीके से इसकी डिमांड और सप्लाई का खेल चलता जा रहा है। तो आपको ये कुछ बातें याद रखनी है। 3 तरीके मैंने आपको बताए इसको कमाने के। पहला तरीका है इसको माइन कर लिया जाए, माइनिंग कहते हैं इसको जनरेट करने के तरीके को, कि पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज करके आप एल्गोरिदम्स को सॉल्व कर रहे हैं, आप एल्गोज को सॉल्व कर रहे हैं। एल्गोरिदम जिसको ना समझ आए वो ऐसा मान के चले, देसी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, भाई कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और इनाम के तौर पे आपके अकाउंट में बिटकॉइंस जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम पावरफुल कंप्यूटर से आप सॉल्व करके माइनिंग कर सकते हैं बिटकॉइंस की। दूसरा, आप किसी को सामान बेचें, आप किसी को सर्विसेज यानी सेवाएं दें अपनी। जैसे मैंने कहा कि मैं तुमको पढ़ा दूंगी, तुम ऐसा करना, मुझे रूपी में पेमेंट मत करो, मुझे ना बिटकॉइन में पेमेंट कर दो। तो मैंने क्या किया, मेरी सर्विसेज के बदले मैंने तुमसे बिटकॉइन ले लिया। दूसरा तरीका ये है, गुड्स और सर्विसेज के बदले आप क्रिप्टो करेंसी को पा सकते हो। तीसरा तरीका क्या है कि क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो आप अपने लीगल टेंडर के साथ एक्सचेंज करके। अब लीगल टेंडर शब्द आते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैम यहाँ पे डॉलर, यूरो, येन, युआन, रूपी, रेनमिनबी इनकी बातें कर रही हैं, यानी पूरी वो करेंसी जो दुनिया में लीगल है। लीगल टेंडर के बदले आप क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर सकते हो। ये 3 तरीके हैं बिटकॉइन को परचेज करने के। पहला तरीका, आप खुद उसको जनरेट कर रहे हो एल्गोरिदम्स को सॉल्व करके, पावरफुल कंप्यूटर का यूज करके। दूसरा तरीका, गुड्स और सर्विसेज के माध्यम से आप कर रहे हो। और तीसरा तरीका क्या है, आप उसको खरीद रहे हो पैसा देके। तो ये 3 तरीके हैं बिटकॉइन को ऑब्टेन करने के। भारत में इसका क्या स्टेटस है, क्या भारत में बिटकॉइन को लीगल मानते हैं या इलीगल मानते हैं, और इलीगल मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और लीगल मानते हैं तो क्यों मानते हैं, उन सब चीजों पे अब हमें डिस्कशन करना है।
देखो 2013 में जब इसके पीछे दुनिया क्रेजी हो गई, बिल्कुल 2009 में आया और इतना ज्यादा क्रेज इसका बढ़ता जा रहा था, भारत में भी बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा था, तो आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने इंडियंस को वार्न किया कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि इसमें फ्रॉड के, टैक्स इवेजन के और टेरर फाइनेंसिंग यानी आतंकवाद बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया बिटकॉइंस के अंदर टेरर का पैसा भेज रही है, ठीक है, टेररिज्म के लिए पैसा भेज रही है, क्योंकि बैंकों के माध्यम से तो हो नहीं रहा है ना ये। तो ये आरबीआई ने इंडियंस को वार्न किया कि ये पैसा गलत तरीके से यूज हो रहा है, तो प्लीज इंडियंस आप लोग इसमें पैसा वैसा मत लगाएं, आप लोग इसके अंदर ना फंसे। 2013 में आरबीआई की ये पहली वार्निंग थी। 2017-18 में दिनेश शर्मा कमेटी बैठाई गई, ठीक है, दिनेश शर्मा कमेटी, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सुभाष चंद्रा गर्ग, ये कमेटी, दो कमेटीज बिठाई और इनसे पूछा गया कि क्या बिटकॉइन सिक्योर है, क्या क्रिप्टो करेंसी सिक्योर है। तो दिनेश शर्मा कमेटी और सुभाष चंद्रा कमेटी ने साफ साफ कहा कि बिल्कुल नहीं, और ये सजेशन दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि आप लोग इसको बैन कर दें, आप लोग इसको बैन कर दें, आप लोग इसको बंद कर दें, भारतीयों को कहो कि इसके अंदर पैसा ना लगाएं। फिर 2018 में आरबीआई ने सभी बैंक्स को ट्रांजैक्शन दिया, सभी बैंक्स को डायरेक्शन दिया कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड किसी भी कंपनी का पैसे की ट्रांजैक्शंस मत कीजिए, जितनी भी कंपनी क्रिप्टो करेंसी में लगी हुई हैं आप उनकी मदद ना कीजिए, आप उनके साथ अपने रिलेशन जिस भी तरीके के हैं उसको बंद कर दीजिए। फिर 2019 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने क्या सोचा, ऐसे सोच रहे हैं कि कितने भी हम वार्निंग देते रहे, कितनी भी हम डायरेक्शंस देते रहे, लेकिन लोग मन रुक नहीं रहे हैं, लोग जो है अभी भी क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में व्यापार तो कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इसके लिए एक एक्ट बना दें, इसके लिए एक बिल बना दें हम संसद का, ताकि हम लोगों को पनिश कर सके। जब तक कोई कानून, क्योंकि देखो आप एक बात को समझना, पनिशमेंट आपको कब मिलेगी, जब आपने कोई कानून तोड़ा है। जैसे सिग्नल आपने तोड़ा, तो कानून बना हुआ है कि सिग्नल तोड़ना एक अपराध है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर सिग्नल तोड़ना अपराध ना होता तो आपको पनिशमेंट क्यों मिलती। तो जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक आपको पनिश नहीं किया जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि हम ना इस पे कानून बना देते हैं, और कानून बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, जिसको कहा बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019। संसद ने ये एक विधेयक यानी कि एक बिल पास कर दिया अपनी संसद में। लेकिन हुआ क्या, आप क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहे हो, यानी आप कुछ कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि तुम भारत में काम नहीं कर सकते, और जिसमें कहीं प्रूव नहीं होता कि ये सच में ही आतंकवाद में यूज हो रहा है ये पैसा, भारत सरकार इसको प्रूव नहीं कर सकी। मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19(1)(c) के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो भी व्यक्ति व्यापार करना चाहे, भारत के अंदर प्रोफेशन करना चाहे, लीगल प्रोफेशन कर सकता है। और आरबीआई को कहा कि आप इसको प्रूव करें कि ये इलीगल है, आरबीआई उसको प्रूव कर नहीं सका। आरबीआई ने कहा शायद इसका प्रयोग आतंकवाद में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शायद के बिहाफ पे आप किसी का मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते हो। शायद का मतलब तो ये है भाई, आपको ऐसा शक है कि ये आतंकवाद में यूज हो रहा है, तो आप इसके ऊपर रेगुलेशंस कर दें, आप इसको नियंत्रित कर दें, जैसे आप बाकी पैसे को नियंत्रित कर रहे हैं इसको भी नियंत्रित कर दें। लेकिन आप इसका रेगुलेशन तो कर सकते हैं, आप इसको बैन नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के मौलिक अधिकार, भारत के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19(1)(c) इस चीज की परमिशन देता है कि भारत के अंदर लोग व्यापार कर सकते हैं, और ये भी एक व्यापार है, आप मना नहीं कर सकते। तो मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट रिवोक्ड द आरबीआई बैन। आरबीआई ने जो बैन लगाया था उसको रिवोक कर दिया, उसको समाप्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में। तो अभी के दिन क्या स्टेटस है उसको समझिए। अभी के दिन जो अभी रिसेंट बजट पेश हुआ था, बजट 2022 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि अभी हम इसको रेगुलेट करेंगे, और जो ये बिल है, जो हम ये रेगुलेशन के लिए बिल लाए हैं, इस पे काम भी करेंगे हम, लेकिन इस पे काम भी करेंगे हम लोग, लेकिन तब तक जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रहे हैं, जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रहे हैं, जितना भी आप अर्न कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी से, आपको उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, और 1% आपको उस पर टीडीएस देना पड़ेगा। अभी टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये हम जब बजट करेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझे कि मान लीजिए मैंने बिटकॉइन से 2 लाख रुपए कमाए,
तो मुझे उसके 60,000 रुपए भारत सरकार को देने पड़ेंगे, यानी 2 लाख पे 30% टैक्स मुझे देना पड़ेगा और 1% मुझे टीडीएस देना पड़ेगा। ये तरीका होता है बिटकॉइन के अंदर व्यापार करने का। भारत के अनुसार आज के दिन भारत इसको लीगल नहीं कह रहा है, भारत कह रहा है ये लीगल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारी मदद नहीं की तो हम सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी मना नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट इसको बैन करने से भी मना कर रहा है, तो हम इसको रेगुलेट करेंगे। जितने भी लोग, अब ये टैक्स देखो इतना सारा है, तो दुनिया अपने आप ही सोचेगी यार किस लिए हम लोग इसमें व्यापार करें, इतना सारा पैसा तो सरकार को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब इनडायरेक्ट वे में आरबीआई चाल चल रहा है, भारत सरकार चाल चल रही है कि हम टैक्स को बढ़ा देते हैं इस पे, जिससे लोग अपने आप इसका व्यापार करना छोड़ देंगे हमारे कहे बिना ही। ठीक है, अब कुछ रिलेटेड करंट है जो मतलब करंट अफेयर्स की बातें हैं जो क्रिप्टो करेंसी को लेके चल रही हैं, तो हमको उसके बारे में भी जान लेना है ताकि आपको कोई और बुक, कोई और न्यूज़पेपर अलग से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। समझिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, चाइना है, जो क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर रहा है। भारत ने भी कोशिश की पर भारत में नहीं हो सका, कोशिश की बट नहीं हो सका। पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इसको लीगल कह रहे हैं, जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम भी मानेंगे इसको, हम भी इसको एक्सेप्ट करेंगे, हम भी क्रिप्टो में काम करेंगे। ऐसे ही यूनाइटेड नेशन की एकमात्र एजेंसी, यूनाइटेड नेशन की ओनली एजेंसी जिसका नाम है यूनिसेफ, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको पहले यूएन चिल्ड्रन फंड कहते थे, नाम बदल के इसका यूनिसेफ पूरा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1946 में ये बना था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसने क्या कहा कि कोई भी अगर यूनिसेफ में डोनेट करना चाहता है, जो बच्चों के भले में प्रयोग होता है, कोई भी अगर यूनिसेफ में डोनेट करना चाहता है तो आप लोग डोनेट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज में। आपका मन करे आप किसी भी करेंसी में करें, लेकिन अगर आपका मन है कि आप क्रिप्टो करेंसी में डोनेट करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, वी विल एक्सेप्ट इट, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो 2019 अक्टूबर में यूनिसेफ ने क्रिप्टो करेंसी फंड को एक्सेप्ट करने के लिए, डोनेशन एक्सेप्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी फंड को लीगल कहा और कहा ये फर्स्ट यूएन ऑर्गेनाइजेशन बन गया है टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है। एक तो आपको याद ये रखना है कि यूएन की पहली एजेंसी कौन है जिसने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया, दैट इज यूनिसेफ। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार अपने कुछ बॉन्ड जारी किए। बॉन्ड क्या होता है मैम, हमें नहीं पता। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड को समझिए। आप लोग कल को नौकरी लगेंगे, आप लोगों से बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं परचम क्लासेस से जुड़ी हूँ, मुझसे एक बॉन्ड साइन करवाया गया है जिसपे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, टर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए थे परचम क्लासेस के। ऐसे ही आप लोग कहीं पे नौकरी करेंगे, उस नौकरी से रिलेटेड आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। जिस पीस ऑफ पेपर पे वो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं उसको बॉन्ड कहते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ पैसा उधार चाहिए, कुछ पैसा लोन में चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को कह के कुछ पीस ऑफ पेपर प्रिंट करवाती है जिसपे लिखा हुआ है भारत सरकार को 100 रुपए चाहिए और उसके ऊपर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और इस डेट को आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो जो ये पीस ऑफ पेपर है जिसपे भारत सरकार की सारी शर्तें लिखी हुई है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड। मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक पीस ऑफ पेपर बना के दिया कि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए ये करूंगी, अगर मैं आपसे उधार लेती हूं तो इतने % इंटरेस्ट पे मैं पैसा वापस करूंगी। ये जो रूल रेगुलेशन बन गया ये मेरा बॉन्ड बन गया, पायल्स बॉन्ड। बात समझ आई? जो भी रूल रेगुलेशन बन रहे हैं किसी भी पीस ऑफ पेपर पे जो लिखा जा रहा है दैट इज बॉन्ड। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने अमेरिका में कुछ बॉन्ड, ऑस्ट्रेलिया में कुछ बॉन्ड जारी किए जिसका यूज किया गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब कि जो भी व्यक्ति वर्ल्ड बैंक में डोनेट करना चाहता है,
वर्ल्ड बैंक में डोनेट करना चाहता है, तो आप सब लोगों का डाटा जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिक्योर किया जाएगा। ये वही टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन में प्रयोग की जाती है। यानी कहने का भाव क्या है कि जो बिटकॉइन के अंदर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कहीं ना कहीं उसको वैध माना जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी उसको एक्सेप्ट किया। वर्ल्ड बैंक के बॉन्ड्स का नाम क्या है? बॉन्ड आई। क्या नाम है? बॉन्ड आई। और ये कहां जारी किए हैं वर्ल्ड बैंक ने? ये पीस ऑफ पेपर कहां पे प्रदर्शित किए हैं, कहां पे रिप्रेजेंट किए हैं, कहां पे जारी किए हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और डिनोमिनेशन भी उसका क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर ही वो जारी किए गए हैं। ठीक है, लोगों को कहा कि आप लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, 2 साल के बाद आप लोगों को 2% इंटरेस्ट पे ये पैसा मिलेगा। और किसका यूज किया है? फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड आए हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका डेटा सारा सिक्योर रहेगा। तो पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसने सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया, तो कहेंगे वर्ल्ड बैंक। यूएन की पहली एजेंसी कौन सी है जिसने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया? यूनिसेफ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लीगल मानने वाला पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? वर्ल्ड बैंक। 2018 में इसने बॉन्डाई बॉन्ड्स जो है वो जारी किए थे ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे 2018 में, जिनका नाम है निकोलस मैडुरो, इन्होंने भी वहां पे क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की वेनेजुएला में, जिसको कहते हैं पेट्रो। क्या कहते हैं? पेट्रो। पेट्रो नाम की क्रिप्टो करेंसी इन्होंने वहां जारी की। तो वेनेजुएला में यूएस डॉलर भी चलता है, यूएस डॉलर भी चलता है और पेट्रो भी चलता है। वहां पे 2 करेंसीज चल रही है। तो याद रखेंगे वेनेजुएला में कौन सी करेंसी चल रही है? पेट्रो चल रही है। ठीक है, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिएट मनी माना है और इसको लीगल टेंडर कहा है कि आप लोग पेट्रो में व्यापार कर सकते हैं वेनेजुएला में रहते हुए। इसी तरीके से मार्शल द्वीप, मार्शल आइलैंड पे कौन सी करेंसी चल रही है? कौन सी क्रिप्टो करेंसी? सोव नाम की क्रिप्टो करेंसी चल रही है। पूरा नाम है इसका सोवरन। पूरा नाम क्या है इसका? सोवरन। मार्शल आइलैंड पे सोव नाम की क्रिप्टो करेंसी चल रही है। एल सैल्वाडोर, पूरा नाम याद रखेंगे, एल सैल्वाडोर, जो यूएस के अंडर है, यूएस के कंट्रोल में है। एल सैल्वाडोर नाम का एक छोटा सा देश है जिसने बिटकॉइन को अपने वहां पे लीगल टेंडर माना है। ये दुनिया का पहला देश है जहां पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना गया है। मतलब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा आप लोग बिटकॉइन में कर सकते हो। कहां पे? एल सैल्वाडोर में। इसको वर्ल्ड की फर्स्ट बिटकॉइन कंट्री कहा है। याद रखेंगे, यूएन की पहली एजेंसी जिसने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया कौन सी है? यूनिसेफ है। यस, मन मन में बोलो यूनिसेफ है। जहां बैठे हो, जहां सुन रहे हो, बोलो यूनिसेफ, यूनिसेफ, यूनिसेफ। दूसरा क्वेश्चन कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसने सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया? वर्ल्ड बैंक। बॉन्ड आई बॉन्ड निकाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर डिनोमिनेशन में। ठीक है, बॉन्ड आई बॉन्ड निकाले वर्ल्ड बैंक ने। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा क्वेश्चन, वेनेजुएला के अंदर कौन सी क्रिप्टो करेंसी चल रही है? पेट्रो। ठीक है, मार्शल आइलैंड पे कौन सी क्रिप्टो करेंसी चल रही है? सोव। और दुनिया की पहली बिटकॉइन कंट्री कौन है जहां पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना है? हम क्या कहेंगे? वो है एल सैल्वाडोर। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इसके बाद कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स हमको समझने हैं जो न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। एक ये नया शब्द चल रहा है कार्ड टोकेनाइजेशन। ये क्या है इसको जानते हैं। कार्ड टोकेनाइजेशन क्या होता है? बिल्कुल पेशेंस से, बिल्कुल आराम से इसको समझेंगे, प्यार से समझना। कंसेप्चुअल टॉपिक है, कंसेप्ट समझते हैं। देखो, आपने देखा होगा, मान लीजिए अपने को गोलगप्पे खाने हैं। क्या खाने हैं? फेवरेट आपके गोलगप्पे खाने। मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोगों के। हमको वाटर बॉल्स खानी है, ठीक है, गोलगप्पे खाने हैं। तो हम लोग किसी रेस्टोरेंट पे गए और हमने कहा कि हमको गोलगप्पे खाने हैं, हमको टोकन दे दीजिए, हमको टोकन दे दीजिए। आजकल क्या रिवाज चला हुआ है, जो कैश कलेक्ट करता है वो एक अलग ही अंकल होते हैं, वो हमसे 100 रुपीज ले लेंगे और हमको एक टोकन, एक स्लिप बना के देंगे। ठीक है, और वो स्लिप हम जाके गोलगप्पे के काउंटर पे जमा करवाएंगे। गोलगप्पे के काउंटर पे ये स्लिप हम जाके जमा कराएंगे और फिर वो हमको 2 प्लेट्स गोलगप्पे दे देगा। अब इस काउंटर पे मान लीजिए ये स्लिप गुम हो गई, इसको कोई नुकसान हुआ क्या? आप कहोगे नहीं मैम, स्लिप ही तो थी, कोई बात नहीं। लेकिन इस कैश में से 100 रुपए गुम हो गए कैशियर के पास से, नुकसान हो गया क्या? बिल्कुल होगा। आप कहोगे मैडम 100 रुपए चले गए। इस बात को समझना तुम लोग, ये स्लिप क्या थी? ये एक टोकन था। ये गुम हो भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि असली पैसे जो रियल मनी था वो कैश के पास पहले ही पहुंच चुका है। कुछ इसी तर्ज पे, कुछ इसी कंसेप्ट पे कार्ड टोकेनाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ है।
कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है इसको समझिए, वो भी एक टोकन की तरह काम करेगा। मान लीजिए आप लोगों ने अमेजोन से एक बुक ऑर्डर की, अमेजोन से एक बुक ऑर्डर करी, ठीक है, बुक ऑर्डर करी। बुक ऑर्डर करने के लिए आप जब पेमेंट कर रहे हैं आपके पास पेमेंट ऑप्शंस आएंगे। पेमेंट ऑप्शंस क्या क्या आते हैं? सबसे पहले वो पूछेगा आपको कार्ड से पेमेंट करना है, वो पूछेगा आपको नेफ्ट करना है, आपको यूपीआई करना है, आपको गूगल पे करना है, आपको क्या करना है, कैसे आप पैसा देना चाहोगे। और तीसरा तरीका वो क्या पूछता है कि कैश ऑन डिलीवरी चाहिए क्या, आपको सीओडी चाहिए क्या। मान लीजिए आप लोगों ने कार्ड वाला ऑप्शन टिक कर दिया। अब वो पूछेगा आपके कार्ड की डिटेल्स भरवाएगा, कार्ड की डिटेल्स भरवाएगा। अपने कार्ड का नंबर भरिए, कार्ड होल्डर नेम भरिए, कार्ड पे किसका नेम है, कार्ड होल्डर नेम भरिए। आपसे कहेगा वो डेट भरिए इस पे, और फिर कहेगा सीवीवी भरिए, और फिर आपसे कहेगा कि हम ओटीपी भेज रहे हैं, उस ओटीपी को फिल करके अपनी पेमेंट को प्रोसेस कीजिए। यही तरीका होता है। आप लोग बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है कि डिटेल्स को सेव करें या नो थैंक्स। इस तरीके से दो ऑप्शन आते हैं, दो विंडोज ओपन होती हैं कि ये जो कार्ड की डिटेल है उसको सेव करें या नो थैंक्स। अगर आप लोगों ने सेव का ऑप्शन दबा दिया तो अब अमेजोन के पास आपके कार्ड की डिटेल पहुंच चुकी है। जब अगली बार आप अमेजोन से कुछ परचेजिंग करेंगे तो आपको फिर से सारी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सीवीवी और ओटीपी भरेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी। आपको डिटेल्स, कार्ड नंबर, होल्डर नेम, डेट वगैरह भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे क्या हुआ, इंडियंस की जितनी भी डिटेल्स है वो अमेजोन के पास दर्ज हो रही है। और अमेजोन एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, यानी भारत के लोगों का जो डाटा है वो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। मान लीजिए कल को अमेजोन हैक हो जाता है तो आपकी सारी डिटेल्स हैक हो गई। कोई भी आपके कार्ड का मिसयूज कर सकता है, आपके कार्ड की डिटेल्स का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उनके पास तो आपकी सारी डिटेल्स है। तो इसी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बैंक्स को ऑर्डर दिए। आरबीआई ने बैंक्स को ऑर्डर दिए। क्या ऑर्डर दिए आरबीआई ने बैंक्स को कि प्रत्येक कार्ड के ऊपर, हर कार्ड के नंबर के बिहाफ पे आप लोग एक टोकन जनरेट कर दीजिए। टोकन का मतलब, मान लीजिए मेरा कार्ड नंबर है 123456781012। मान लीजिए मेरा कार्ड नंबर ये है, ठीक है। मेरे कार्ड नंबर के बिहाफ पे मुझे एक टोकन मिल जाएगा जिसका कोड है ABC123। अब मुझे जब भी पेमेंट करना होगा मैं ABC123 वाली डिटेल डालूंगी, मैं ये वाली डिटेल नहीं डालूंगी। मेरी पेमेंट इस टोकन से होगी। जो टोकन मुझे आरबीआई ने दिया है, जो टोकन मुझे मेरे बैंक ने दिया है मेरे कार्ड नंबर के बिहाफ पे, अब मेरे कार्ड की डिटेल सेफ है, वो वहां नहीं गई है, मेरे टोकन की डिटेल गई है। टोकन गुम हो जाए तो हो जाए, जैसे गोलगप्पे वाले भैया की पर्ची गुम हो जाए तो हो जाए, स्लिप गुम हो जाए तो हो जाए, असली पैसा तो कहीं और है ना। ऐसे ही ये वाली हैक हो जाए तो हो जाए, असली डिटेल तो हमने उनको दी ही नहीं थी। बात समझ रहे हो? दिस इज कार्ड टोकनाइजेशन, जो 2022 में ही शुरू हुआ है और बहुत सारी एड्स आज के टाइम पे चल रही है। टीवी में भी आप देखते होंगे कार्ड टोकनाइजेशन के लिए एड्स आ रही हैं बहुत सारी। दिस इज कार्ड टोकनाइजेशन दैट विल improve your card security, that will improve your card security. To make you more secure, to feel you more secure, कार्ड टोकनाइजेशन आरबीआई ने चलाया है। ठीक है, समझ गए व्हाट इज कार्ड टोकनाइजेशन? नाउ लेट अस मूव अहेड। कल हम लोग, यानी जब प्रीवियस सेशन हम लोगों ने किया तो हम लोगों ने एनपीसीआई का जिक्र किया कि एनसीएमसी जो कार्ड है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, उसमें एनपीसीआई जो है वो मदद कर रहा है। व्हाट इज दिस एनपीसीआई? और इस एनपीसीआई ने किस तरीके से इंडिया की डिजिटल मार्केट को रिवोल्यूशनराइज कर दिया है, किस तरीके से क्रांति ले आया है ये ऑनलाइन पेमेंट में। ये एनपीसीआई क्या है उसको समझिए। पूरा नाम है इसका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये 2008 में बनी और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। मैंने आपको मतलब बताया था नॉट फॉर प्रॉफिट का। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब सेक्शन 8 कंपनी है। कैसी कंपनी है ये सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी है ये। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब ही होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कंपनी बनाई,
मुझसे आपने पूछा मैम आपकी कैसी कंपनी है, मैंने कहा सेक्शन 8 कंपनी है। ऐसा कहते ही आप समझ जाएंगे कि मैम की कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही। मैम का एक पर्टिकुलर मकसद है, वो मकसद पूरा होते ही मैम अपनी कंपनी को डिसबैन कर देंगी, ठीक है, डिसमेंटल कर देंगी और इस कंपनी को बंद कर देंगी। यानी पर्टिकुलर किसी मकसद के लिए आई है, लाभ कमाने के लिए नहीं आई है। तो ऐसे ही एनपीसीआई सेक्शन 8 कंपनी है, 2008 में बनी है और इसको भारत ने काम ही ये दिया है कि तुमको डिजिटल पेमेंट्स को इंप्रूव करना है। शुरुआत में कैसे काम हुआ, इसको 10 बैंकों ने मिलके बनाया था और इसमें 100 करोड़ पैसा लगाया था 10 बैंकों ने मिलके। 2020 दिसंबर में इसके अंदर पेटीएम ने भी पैसा दिया, फोन पे ने भी पैसा दिया, अमेजन पे ने भी पैसा दिया, बहुत सारे जो ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इन्होंने भी पैसा दे दिया इसके अंदर अपना पैसा देने के लिए कि 100 करोड़ से ज़्यादा इसको और ज़्यादा इंप्रूव करो। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी में बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा दिया। शुरुआत में केवल 10 बैंकों ने मिलकर 100 करोड़ रुपए में ये कंपनी खड़ी की थी। इस एनपीसीआई ने क्या क्या बनाया है आज तक, ये पेपर में पूछ लिया जाएगा। एनपीसीआई हैज बिल्ट फॉलोइंग मैकेनिज्म्स, ये सारे मैकेनिज्म जो है वो एनपीसीआई ने बनाए हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें बस इनका नाम और इनका अर्थ पता होना चाहिए। सबसे पहले बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अब अपना तो क्या सिलसिला है, अपना तो क्या है, अपना एक घर होगा, मैक्सिमम 2 घर होंगे, मैक्सिमम 3 घर होंगे। हमको 3 घर का बिल भरना है, कोई इशू नहीं है। अंबानी जी को देखो, कितनी फैक्ट्रीज चल रही हैं, कितने घर, कितनी प्रॉपर्टीज उनके नाम पे चल रही हैं, कितना ही बेशुमार उनके पास धन दौलत है। उनको बल्क में सभी का पेमेंट करना है, उनको बल्क में सभी के बिजली के बिल भरने हैं। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम से क्या होगा, ऑटो डिडक्ट का ऑप्शन होता है। हर महीने आपके खाते से जितना आपका बिल बना है ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट हो जाता है। आपने देखा भी होगा, आपके घरों में भी ये होता होगा, हर महीने आपके फोन से, आपके अकाउंट से पैसा अपने आप डिडक्ट हो जाता है। बिजली के बिल का, पानी के बिल का, सीवरेज के बिल का अपने आप डिडक्ट हो रहा है। दैट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम। किसने बनाया, एनपीसीआई कंपनी ने बनाया। फिर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नैश, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये क्या होता है, ये आपके चेक के लिए होता है, चेक के लिए कि आपने बैंक में चेक लगाया, कोई बैंक में अकाउंट है, ठीक है, कोई बैंक में अकाउंट है और कहीं और ही आप पैसा मतलब अपना चेक लगा रहे हैं, तो किस तरीके से वो क्लियरिंग हाउस में जाके अपने आप काम हो जाता है। अब इंसान को चेक लेके हाथ में नहीं घूमना है, आपने उस मशीन में डाल दिया, क्लियरिंग हाउस वाली मशीन में डाल दिया, अपने आप आपका जो चेक है वो क्लियरेंस में जाके उसका पैसा, उसका सेटलमेंट हो जाएगा। ये भी एनपीसीआई ने बनाया है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है, ये एटीएम सर्विस देता है। एटीएम सर्विस कैसे, मेरा अकाउंट कहाँ है, मेरा अकाउंट मान लीजिए जोधपुर में है, मेरा अकाउंट जोधपुर के एसबीआई में है, ठीक है, वहां का मेरा एटीएम कार्ड बना हुआ है। मैं आगरा घूमने गई हूँ, ताजमहल देखने गई हूँ, मेरे पास पैसे खत्म हो गए और मैं वहां पे कोई एटीएम यूज कर रही हूँ जो कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम है, कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम है। मेरा कार्ड बना हुआ है एसबीआई का जो जोधपुर की ब्रांच है। आगरा में मैं घूमने गई, कोटक महिंद्रा बैंक का मुझे एटीएम मिला और मैं एसबीआई का यूज करके उस एटीएम से पैसा निकाल पाऊंगी। मैं इस कार्ड का प्रयोग करके दूसरे बैंक से पैसा निकाल पाऊंगी। कैसे पॉसिबल हुआ, एक जगह इंसान कहीं और जाके पैसा निकाल रहा है, एनपीसीआई ने पॉसिबल किया, नेशनल फाइनेंशियल स्विच नाम का सॉफ्टवेयर बना के, जिसने पूरे इंडिया के एटीएम्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये क्या होता है, मान लीजिए क्या हुआ, मेरा अकाउंट जो है यानी पायल का अकाउंट जो है वो एचडीएफसी बैंक में है, ठीक है, आप लोगों का अकाउंट, मैं कह रही हूँ स्टूडेंट्स का जो अकाउंट है वो एसबीआई में है। मैं आप लोगों को एक चेक काट के देती हूँ जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए लिखा है, पे टू, मैंने लिखा पे टू स्टूडेंट्स 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। अब क्या होगा, मैं ये जाके एसबीआई में जमा करवाई, कहाँ, एसबीआई में जमा करवाए, ये जाके मैं एसबीआई में जमा करवाए। अब वो एसबीआई वाले क्या करेंगे, इसकी से एक कॉपी स्कैन कर लेंगे, स्कैनर से इसकी कॉपी स्कैन कर लेंगे, स्कैन करके इसको एचडीएफसी में भेजेंगे। वो स्कैन वाला जो इमेज है वो एचडीएफसी में भेजेंगे। एचडीएफसी से पूछेंगे कि ये तुम्हारे बैंक से अकाउंट आया है, तुम्हारे बैंक का ये अकाउंट है पायल नाम का, बताओ मुझे ये सच में कोई अकाउंट है या फेक है।
वो इसको अब वेरीफाई करेंगे और एसबीआई को बताएंगे नहीं बिल्कुल सही है और ये पैसा डिडक्ट कर देंगे एसबीआई के खाते में। तो पहले क्या होता था, एसबीआई बैंक से एक व्यक्ति जाता था हाथ में ये चेक लेके एचडीएफसी में, वहां पे चेक करवा के लाता था, रास्ते में लेट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चेक फट गया, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। अब उन सब दिक्कतों को खत्म करते हुए क्या किया, इस चेक को स्कैन किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली और उसकी स्कैन्ड इमेज एचडीएफसी में भेज दी जाएगी। दिस इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये भी कहां से आया, ये एनपीसीआई ने बनाया। भीम ऐप बहुत सुनी होगी आपने, भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका पूरा नाम है, ये भी आपके एनपीसीआई ने बनाया। रुपे कार्ड जैसे मास्टर कार्ड वीजा कार्ड होता है, ऐसे ही रुपे कार्ड एनपीसीआई ने बनाया। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। देखो हम ना 1 घंटा और लगा सकते हैं इन सब चीजों को समझने के लिए कि कैसे काम करते हैं, बट अपने सिलेबस से रिलेटेड नहीं है वो, मैं इसलिए इस पे ज्यादा समय ना देके आपको बस ये मोटी मोटी बात बता रही हूँ कि एनपीसीआई ने क्या क्या किया है और एनपीसीआई के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। आप देखते हैं ना कि सारे के सारे अकाउंट्स जो है वो आधार से लिंक किए गए, सारे खाते आधार से लिंक किए गए ताकि आप लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा मिल सके। भारत सरकार ने कहा कि सबके अकाउंट्स में 500 रुपए आने हैं, सबके अकाउंट में 500 रुपए आए, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डायरेक्ट रुपए जो है अकाउंट में ही आ रहे हैं। दिस इज डीबीटी। जितने भी पेंशन लेते हैं लोग, जितने भी वृद्ध जन है, उनके अकाउंट में पेंशन आ रही है। ये कैसे आ रही है, क्योंकि उनके जो आधार कार्ड हैं वो अकाउंट से जुड़े हुए हैं और पता लगता रहेगा कि ये व्यक्ति इस आधार संख्या का व्यक्ति है और अभी जिंदा है और इसका पेंशन इस खाते में भेजना है। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी एनपीसीआई ने बनाया है। फिर एनईटीसी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। आप जब अपनी गाड़ी पे आरएफआईडी टैग लगा के कहीं जा रहे हैं, ऑटोमेटिक आपके खातों से फास्टैग से रुपया डिडक्ट हो रहा है, वो क्या है, वो भी एनपीसीआई ने बनाया। ये सारी चीजें एनपीसीआई ने बनाई है। आप देख सकते हो कि एनपीसीआई ने आपकी जिंदगी को कितना आसान कर दिया है। ये एनपीसीआई है क्या, ये एनपीसीआई ये कंपनी है जो ये सारे सॉफ्टवेयर्स बनाती है। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि मनी का पोर्शन हमारा यहाँ समाप्त हो गया है। कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेम द फर्स्ट बिटकॉइन कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व की पहली बिटकॉइन कंट्री बताइए जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर कहा है। वेनेजुएला, एल सैल्वाडोर, जापान या मार्शल आइलैंड। अभी अभी हमने समझा था कौन से देश ने बिटकॉइन को कहा है कि ये हमारा लीगल टेंडर है, यहाँ पे सारा सामान बिटकॉइन में मिलेगा, एल सैल्वाडोर। तो दुनिया का पहला बिटकॉइन कंट्री कौन सा है, एल सैल्वाडोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेम द फर्स्ट एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच एक्सेप्ट्स क्रिप्टो करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करेगा उस यूएन की पहली एजेंसी का नाम बताओ। अभी अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज यूनिसेफ। ठीक है, दैट इज यूनिसेफ। ठीक है, तो ये था हमारे मनी के टॉपिक में। मनी का टॉपिक हमारा फिनिश होता है, अब हम बैंकिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।